आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दो मुद्दों पर है। आप लोग परसों से देख रहे हैं कि जो जन लोकपाल बिल दिल्ली सरकार ने बनाया है और जिसको पारित करने के लिए एक स्पेशल सेशन असेंबली का बुलाने की बात हो रही है, उस पर 2 दिन से एक विवाद चल रहा है और कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के लोग ये कह रहे हैं कि इस दिल्ली जन लोकपाल कानून को विधानसभा में पेश ही नहीं किया जा सकता बगैर केंद्र सरकार और प्रेसिडेंट का पहले अप्रूवल लिए। ये बात कही जा रही है। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत कोई भी दिल्ली असेंबली जो कानून पास करे उसका पहले ही, यानी कि कानून पेश करने से पहले प्रेसिडेंट का या केंद्र सरकार के अप्रूवल की ज़रूरत हो। ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं, बल्कि संविधान में एक बिल्कुल साफ प्रावधान है, धारा 255, जो ये कहती है कि अगर किसी कानून के तहत कोई भी कानून जो कोई राज्य बनाता है उसको अगर पहले कोई अप्रूवल या अनुमति प्रेसिडेंट की या किसी की लेने की ज़रूरत हो भी और अगर वो उसके बगैर पास कर दिया जाए तो वो अवैध नहीं होगा अगर बाद में प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल जाती है। तो ये सब होने के बाद भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों आज ये तकनीकी दलील दे रहे हैं कि नहीं, कोई बिजनेस रूल्स बने हुए हैं दिल्ली असेंबली के जिसमें ये कहा गया है कि इस कानून को पेश करने से भी पहले प्रेसिडेंट की और केंद्र सरकार की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बहुत ही अजीब बात है कि एक तरफ भाजपा और कांग्रेस दोनों ये कहती रही हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और पूर्ण राज्य के दर्जे का मतलब है कि कोई भी कानून विधानसभा में लाया जा सकता है, पास किया जा सकता है बगैर किसी के प्रायर अप्रूवल के। लेकिन फिर भी इस आधार पर यह तकनीकी तर्क दिया जा रहा है कि नहीं, दिल्ली तो पूर्ण राज्य नहीं है और इसलिए इस कानून को, लोकपाल के कानून को पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। बहुत बड़ा गंभीर सवाल देश के सामने आज उठ रहा है। क्या भाजपा और कांग्रेस इस दिल्ली सरकार के जन लोकपाल बिल से इतना डरे हुए हैं कि उसकी चर्चा में ही नहीं आना चाहते, उसको पेश ही नहीं होने देना चाहते, उस पर कोई चर्चा करने के लिए ही तैयार नहीं है? जो पार्टियां ये ढोंग करती थीं कि हम तो सख्त, मजबूत, निष्पक्ष लोकपाल चाहते हैं, वो आज दोनों पार्टियां एक्सपोज हो रही हैं इस तरह का तकनीकी तर्क देते हुए कि भाई बिल पेश करने से पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। और उसके साथ दूसरा सवाल, तो इसलिए हमने ये सवाल भाजपा और कांग्रेस दोनों से पूछे हैं कि क्या भाजपा और कांग्रेस एक सशक्त लोकपाल दिल्ली के लिए चाहते हैं कि नहीं चाहते, और अगर चाहते हैं तो फिर इसको जो विधेयक बनाया गया है जो कि जन लोकपाल बिल पर आधारित है उसको पेश होने से ही क्यों रोकना चाहते हैं? तीसरी बात, क्या भाजपा और कांग्रेस दिल्ली को पूरा राज्य का दर्जा देना चाहते हैं कि नहीं? जब 2003 अगस्त में कैबिनेट ने, जब भाजपा की सरकार थी, कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और वैसा कानून पार्लियामेंट में पेश किया जाए। 10.5 साल हो गए, भाजपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार दोनों ने इसका समर्थन किया था, लेकिन 10.5 साल के बाद भी ये विधेयक पार्लियामेंट में नहीं पास किया गया है,
जबकि दोनों पार्टियां ये ढोंग करती हैं कि भाई वो तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहते हैं। तो आज देश के सामने एक गंभीर सवाल खड़ा है, क्या ये कांग्रेस और भाजपा ईमानदारी से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहते हैं कि नहीं? और अगर देना चाहते हैं तो उस कानून को क्यों नहीं पास करते पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। और दूसरा सवाल, अगर देना चाहते हैं तो क्यों ये तकनीकी तर्क दे रहे हैं किसी रूल के आधार पर कि भाई ये जन लोकपाल बिल दिल्ली का पेश ही नहीं हो सकता, डिस्कस ही नहीं हो सकता, पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये इनका ढोंग दिखाता है। इनको ये डर है कि अगर ऐसा कानून दिल्ली में असेंबली में पेश हो गया और उस पर डिस्कशन हुआ तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको अपोज करे पब्लिकली। इसीलिए ये इस तरह के तकनीकी तर्क देकर ये चाहते हैं कि पेश ही ना हो पाए, और अगर इसको अपोज करेंगे तो दोनों एक्सपोज होंगे। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो उतना ही गंभीर है बल्कि इससे ज़्यादा गंभीर है, अभी हाल में आप लोग जानते हैं कि कारवां मैगजीन ने एक असीमानंद, जो कि समझौता एक्सप्रेस की बॉम्बिंग, मक्का मस्जिद बॉम्बिंग और अजमेर दरगाह की बॉम्बिंग, तीनों में अक्यूज हैं, मेन अक्यूज हैं। उन्होंने पिछले 2 साल में 4 इंटरव्यू दिए कारवां मैगजीन के एक रिपोर्टर को। 9.5 घंटे के ये 4 इंटरव्यू हैं, जिसके टेप कारवां मैगजीन अपने वेबसाइट पर डाल रही है। उस इंटरव्यू का डिटेल इस मैगजीन में छपा है जो कुछ, और ये असीमानंद ने जो पहले मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया था उसकी पुष्टि ही नहीं करता, बल्कि उसको थोड़ा और आगे बढ़ाता है। उसकी पुष्टि तो करता ही है लेकिन उसको और आगे बढ़ाता है। ये इंटरव्यू ये दिखाता है, उसमें असीमानंद ये कहते हैं कि जब उन्होंने ये प्लानिंग करी बॉम्बिंग करने की, समझौता एक्सप्रेस, अजमेर दरगाह, मक्का मस्जिद की बॉम्बिंग करवाने की, यानी कि टेररिस्ट के एक्ट करने की, तब आरएसएस की टॉप लीडरशिप उनसे मिली जिसमें मोहन भागवत भी थे, और उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन आरएसएस का नाम फॉर्मली इसमें नहीं आना चाहिए। उसके अलावा इसमें यह भी खुलासा किया गया है कि जो डांग डिस्ट्रिक्ट गुजरात में जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर जो हिंसा असीमानंद ने करवाई अपने आरएसएस के संस्थाओं के द्वारा, उसमें पूरी शह मोदी जी की थी, और मोदी जी ने जाकर उनसे बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रहा है देश के सामने। क्या ये देश इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को बर्दाश्त कर सकता है जो कि हिंसा, इस तरह की हिंसा करते हैं, यानी कि टेररिस्ट बॉम्बिंग करवा देंगे, और जो अपने अलगाववाद के लिए जो दूसरे कम्युनिटीज़ के खिलाफ जहर घोलते हैं और उस जहर घोलने में हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही खतरनाक चीज़ है देश के लिए। और आश्चर्य की बात यह है कि जो पार्टी इन संस्थाओं के साथ बहुत गहरे तरह से जुड़ी रही है, जिनकी लीडरशिप आरएसएस जैसे और इस तरह के और जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो श्री राम सेना हो, हिंदू राष्ट्र सेना हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, जो कि हिंसा में जगह जगह इन्वॉल्व रहे हैं, कि ऐसी पार्टी जो नेशनलिज्म का ढोंग
करती है कि हम तो बड़े नेशनलिस्ट हैं, और वो इस तरह के संस्थाओं के साथ इतना गहरा रिश्ता रखे हुए है, जो कि संस्थाएं आज हिंसा भड़का रही हैं, जहर घोल रही हैं, और नेशनलिज्म क्या, इस देश के लिए, इस देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए। हम देश के लोगों को आगाह करना चाहते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि भाई इस तरह की संस्थाओं से बच के रहें, और हम भाजपा के नेतृत्व से पूछना चाहते हैं, भाजपा से पूछना चाहते हैं। हमने 4 सवाल उनके लिए खड़े किए हैं। पहला सवाल ये है कि क्या वो ये मानते हैं कि नहीं मानते कि इस तरह की हिंसात्मक गतिविधियां, यानी कि बॉम्बिंग करवाना, दूसरे कौमों के ऊपर हिंसा करना, जैसा डांग डिस्ट्रिक्ट में किया गया, मारपीट करना, जो उनके इस तरह के संस्था कई सारे कर रहे हैं, क्या इसको वो नेशनलिस्ट एक्टिविटी मानते हैं कि एंटी नेशनल एक्टिविटी मानते हैं? ये एक गंभीर सवाल उनके लिए हम पोज कर रहे हैं। क्या वो ये मानते हैं कि इस तरह की गतिविधियां इस देश के इंटेग्रिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है? क्या वो अपने मेंबर से आज बोलने के लिए तैयार हैं, अपना रिश्ता इन संस्थाओं से काटने के लिए तैयार हैं? और भाजपा अपने मेंबर से क्या ये बोलने के लिए तैयार है कि भाई हाँ, इस तरह के संस्थाओं से, इस तरह की गतिविधियों से बिल्कुल दूर रहिए? क्योंकि अगर इस तरह के संस्था, अगर इस देश की एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के संस्थाओं से, जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज, हिंसा, हर तरह की हिंसा, जहर घोलने का काम कर रही हैं, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा, देश के इंटेग्रिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आखिरी सवाल कि बीजेपी का नेतृत्व जहां जहां उनकी राज्य की सरकारें हैं, इन संस्थाओं के खिलाफ क्या कदम उठाने के लिए तैयार है? जो संस्थाएं इस तरह की हिंसात्मक गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं और इस तरह की हिंसा और जहर घोलने का काम प्रमोट कर रही हैं, उसके खिलाफ क्या करने के लिए तैयार है? ये सवाल हम भाजपा से इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो इस देश की आज एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है, जो ये कहती है कि उनका इंस्पिरेशन आरएसएस से ही है, जिसके मेन लीडर जो है, टॉप लीडरशिप जो है, आरएसएस से ही उभरी हुई है और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से उभरी हुई है। इसलिए ये सवाल आज भाजपा से पूछना बहुत ज़रूरी है। इस इतने बड़े खुलासे के बाद जो असीमानंद ने किया है, बिल्कुल फ्रैंक कन्फेशनल स्टेटमेंट, 9.5 घंटे के इंटरव्यू जो 2 साल के बीच में 4 इंटरव्यूज़ करे गए, उसमें किया गया है। मैं गोपाल राय जी से बोलूँगा कि इस पर और कुछ। साथियों, अभी जो सारा मुद्दा सामने आया है उसमें मुख्य तौर पर किसान जी ने दोनों बिंदुओं को रख दिया है। पार्टी को ये लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिल करके लोकसभा में एक जोगपाल पास करवाया, उसी तरह से दोनों की मिली भगत से जन लोकपाल दिल्ली विधानसभा में न पास हो पाए, इसके लिए भी मिला जुला एक प्रयास दोनों पार्टियों की तरफ से चल रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो जो पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पार्लियामेंट के अंदर है, दोनों पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, सदन चल रहा है, बहुत सारे बिल पास करने की कवायद हो रही है। दिल्ली की जनता ये चाहती है कि पूर्ण राज्य का दर्जा देने का बिल पास हो, वरना अगर आज जिस तरह के मिले जुले समझौते के तहत इस बिल को रोकने की कोशिश हो रही है, निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की है और इसके लिए सदन के अंदर भी अपना हम सारा प्रयास करेंगे कि दिल्ली भ्रष्टाचार मिटाने का एक रोल मॉडल बने, एक परिवर्तन की संस्था बने जन लोकपाल की, और उसके लिए जरूरत पड़ेगी तो आम आदमी पार्टी सड़क पर भी जन लोकपाल के लिए अपना संघर्ष तेज करेगी और उसके लिए हम सारी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, मैं मोदी जी से खासतौर पे जिक्र आया है, मोदी जी आज वेटिंग इन प्राइम मिनिस्टर, भावी प्रधानमंत्री के रूप में देश में घूम रहे हैं।
उनको ये बात साफ करनी पड़ेगी कि जो कुछ तस्वीरें सामने आई हैं असीमानंद जी के माध्यम से, आरएसएस के माध्यम से, क्या इस तरह की गतिविधियों को वो पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं? एक और इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए इन संगठनों पर जो आतंकवादी घटनाओं को संरक्षण देते हैं, प्रश्रय देते हैं, उस पर कार्रवाई करने के लिए उनकी क्या कार्य योजना है जिससे भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो सके?